अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल अकेडेमिया लर्निंग। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे द इलेक्शन एक्ट 2017। आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 31 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है रिलेटेड है जी इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड। ये हम सेक्शंस पढ़ेंगे इसके 139 से लेकर 166 तक हम इसके सेक्शंस पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि क्या सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तकरीबन 2-3 दिन ही रह गया समझौता। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी लेक्चर है इलेक्शन डिस्प्यूट्स के। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के अगर आ जाता है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन कैसे रिजोल्व करता है। ठीक है, जब भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स का वर्ड आ जाए या इलेक्शन डिस्प्यूट का टॉपिक आ जाए तो आपने समझ लेना कि इसमें दो किस्म के दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमने इसमें डिस्कस करना है जी इलेक्शन पिटीशन क्या होती है, और नंबर 2 पे जो होता है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जब भी इलेक्शन डिस्प्यूट आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि वो किसी भी, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में कि जब भी इलेक्शन कालीन क्वेश्चन होगा तो इस टाइम सिर्फ उसी सूरत में कालीन क्वेश्चन होगा इलेक्शन जब उसकी इलेक्शन पिटीशन दर्ज की जाएगी। जब इलेक्शन पिटीशन दर्ज की जाती है तो इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो इसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैसे डिस्कस किए जाते हैं, पिटीशन को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इसका पिटीशन के जो कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उसका रिप्लाई क्या होने चाहिए, उसके लिए ग्राउंड क्या होने चाहिए। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कौन पर्सन जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे वह अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे सकते हैं या अपॉइंट किया जा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जो है किसी भी पिटीशन को पेश करने के क्या प्रोसीजर है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की क्या पावर्स हैं। तो इन तमाम इनके मुतालिक आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक और भी टॉपिक्स होगा कि अगर आ जाता है इलेक्शन, अगर वोटर्स में इक्वलिटी आ जाती है, ठीक है ना, इलेक्शन वोटर्स में, ठीक है ना, कि दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों रिटर्न कैंडिडेट हैं, एक जैसे वोट्स हासिल किए हैं, तो फिर इस सूरत में भी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन देना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका क्या वे है। तो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किए गए हैं। तो जिन सेक्शन को मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है उन पर आपने लाजमी तवज्जो देनी है। ठीक है, लाजमी उनको याद करना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टू नो टू डिस्कस एज ऑलवेज एज बिफोर। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जी सेक्शन 139 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स। ठीक है, ये है इलेक्शन पिटीशन से रिलेटेड। मैंने बताया कि इलेक्शन पिटीशन क्या होती है कि जब भी किसी इलेक्शंस को हमने कॉल इन क्वेश्चन करना है तो सिर्फ उनको कॉल इन क्वेश्चन इसी सूरत में हो सकती है जब इलेक्शन पिटीशन दर्ज की जाए। No election shall be called in question except by an dash filed by a candidate for that election। ठीक है, किसी भी इलेक्शन को जो है कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता सिवाय इलेक्शन पिटीशन के। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। Petitioner means the candidate who has filed dash and under section 139 subsection B of the election 2017। ठीक है, ये है पिटिशनर का मतलब होता है वैसा पर्सन जिसने इलेक्शन पिटीशन दर्ज की हो, इसको हम कहते हैं पिटिशनर। Respondent means a person who joined as dash in the election petition under section 139 subsection C of the election act 2017। ठीक है, इलेक्शन पिटीशन पेश करने के बाद जो पर्सन इलेक्शन पिटीशन में ज्वाइन करता है या रिस्पोंडेंट होता है उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट कहते हैं। सेक्शन 140 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स, ये जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये पूछा जाएगा कि अब अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल किस सेक्शन के तहत होती है। तो ये सेक्शन नंबर 140 है, इसको आपने याद रखना है। फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशंस द कमीशन शैल अपॉइंट एज मैनी एज डेज may be necessary for swift disposal of election petition। ठीक है, इलेक्शन पिटीशंस के पिटीशन को जल्दी से डिस्पोजल करने के लिए या डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को जो अगर ज़रूरत के मुताबिक जितनी चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कायम कर सकता है या अपॉइंट कर सकता है या कायम कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, In the case of an election to an assembly or the senate, an election tribunal shall comprise a person who is or has been। ठीक है,
ये है जी अगर इलेक्शन होते हैं असेंबली में या सेनेट में, तो इस केस में अगर इलेक्शन पिटीशन आ जाती है तो उस सूरत में किस शख्स को अपॉइंट किया जाएगा एज ए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे। तो ये हो गया जी, होना चाहिए या होगा द जज ऑफ द हाई कोर्ट। सेनेट और असेंबली की सूरत में होगा जी, ये पर्सन होगा जो अपॉइंट होगा वो होगा जी जज ऑफ द हाई कोर्ट। In the case of an election to a local government, an election tribunal shall comprise a person who is or has been an, ठीक है ना। अगर इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन पिटीशन दर्ज करती है, उसका डिसीजन देने के लिए उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो ट्रिब्यूनल जो है कंस्टिट्यूट करेगा या अपॉइंट करेगा, वो पर्सन होना चाहिए जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये है इसकी, ये शख्स किसी भी शख्स ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जा सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर इन केस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पिटीशन। The Commission shall appoint a sitting judge as election tribunal on instructions, on consultation, in consultation with the days concerned under section 140 subsection 3। ठीक है, अगर भी किसी सिटिंग जज को अपॉइंट करना हो तो इसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट कंसर्न की जिस भी सूबे की हाई कोर्ट है या जिस भी सूबे से रिलेटेड इशू है, तो उस सूबे की जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जज से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंसल्ट करना पड़ेगा अपॉइंट करने से पहले। सेक्शन 141 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स पावर्स ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन। The election tribunal shall have all the powers of a civil court trying a suit under the code of days under section 141 subsection 1। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी रेट पिटीशन का ट्रायल करेगी तो उसकी पावर जो है इतनी होगी जितनी के किसी सिविल कोर्ट की होती है। सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908, ठीक है, 1908 के सिविल प्रोसीजर के तहत जितनी भी सिविल कोर्ट को पावर्स हैं इतनी ही पावर जो है वो उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की भी होंगी इस सेक्शन के तहत। सेक्शन 142 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स, यह है जी प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन का मतलब है कि पिटीशन को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, उसके तहत तमाम सबूत होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसीजर है कि पिटीशन को आपने कैसे जो है किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने कैसे पेश करना है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये है सेक्शन हमारा 142 डील करता है, इसको भी आपने याद रखना है। एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी presented to the election tribunal within days of the publication in the official gazette of the name of the written candidates। ठीक है, तो 45 दिन में जो है इलेक्शन पिटीशन को आप प्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है रिटर्न कैंडिडेट्स के नाम ऑफिशियली गजट में जो है इशू कर देते हैं, पब्लिश कर देता है। तो इसके 45 डेज मैंने 45 दिन के अंदर आप इलेक्शन रिट पिटीशन को दर्ज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने। Section 143 of the Elections Act 2017 provides parties to petition। ठीक है, तो parties to the petition के पिटीशन में कौन कौन पार्टी हो सकते हैं या कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्टी बन सकती है या कौन से जो रिटर्न कैंडिडेट्स जो है वो इसका पार्टी बन सकते हैं। तो ये सेक्शन 143 डील करता है। द पिटिशनर शैल ज्वाइन एज देश टू हिज इलेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो पिटिशनर जो है रिस्पोंडेंट के तौर पर जो है सेक्शन 141 के तहत जो है वो अपनी पिटीशन को ज्वाइन करता है। सेक्शन 144 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स कंटेंट्स ऑफ पिटीशन। 144 सेक्शन जो प्रोवाइड करता है कंटेंट ऑफ द पिटीशन के, पिटीशन का कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसके साथ उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, उसमें किस किस्म का जो है ना मटेरियल होना चाहिए और किस किस्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एन इलेक्शन पिटीशन शैल कंटेन अंडर सेक्शन 144 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो एक ये बताया गया है कि पिटीशन को आपने उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, प्रिसाइज से होनी चाहिए। फुल पार्टिकुलर्स ऑफ एनी करप्ट एंड इलीगल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर किसी करप्ट या इलीगल प्रैक्टिसेस के पार्टिकुलर हैं तो वो भी पेश करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्शन पिटीशन एंड इट्स नेक्स्चर्स शैल बी साइंड बाय द पिटिशनर एंड द पिटीशन शैल बी वेरीफाइड इन द मैनर लेड डाउन इन डेट्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। ठीक है,
तो एक इलेक्शन पिटीशन जो है वो उसका प्रोसीजर प्रेजेंट करने का या उसको पेश करने का बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जैसा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 1908 में बताया गया, इसके मुताबिक बिल्कुल होना चाहिए, उसी मैनर में इसको प्रेजेंट करना चाहिए और बाकायदा उसके पिटिशनर के साइन होने चाहिए, फिर वो उसमें वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, जो वेरिफिकेशन का मेथड दिया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में उसी के तहत पिटिशनर के भी साइंड होनी चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 145 द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स प्रोसीजर बिफोर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ठीक है, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपनी पिटीशन को कैसे प्रेजेंट करना है या उसको उसके सामने अपीयर होने का जो है वो प्रोसीजर क्या है। सेक्शन 146 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स अपीयरेंस बिफोर इलेक्शन ट्रिब्यूनल। Any appearance, application or act before an election tribunal may be made or done by dash or by dash or any entitled or allowed to plead in a civil court and duly appointed to an act to his behalf। ठीक है, तो अगर किसी शख्स ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है तो वो किस सूरत में पेश हो सकता है, तो नंबर 1 है पार्टी इन पर्सन। ठीक है, पार्टी इन पर्सन की सूरत में पेश हो सकता है। एन एडवोकेट, ठीक है, अपना वकील जो है वो भी अपना पेश कर सकता है, या अदर पर्सन जो भी है वो कंसीडर कर सकता है उसको वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर सकते हैं। जो भी शख्स इंटाइटल होगा, ठीक है, अलाउड होगा तो उसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्टी इन पर्सन में या इन एडवोकेट के थ्रू या अदर पर्सन के थ्रू पेश किया जाएगा। If a respondent fails to appear before the dash on a date of hearing despite service of notice, they shall proceed against the respondent expert। ठीक है, अगर रिस्पोंडेंट जो है वो इलेक्शन जो है अपीयर नहीं होता इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद भी, तो फिर ट्रिब्यूनल जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ठीक है, एक एक्सपर्ट डिसीजन लेगी। ठीक है, एक जो है ना एक क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो जितना जो है वो इसके खिलाफ एक्शन लेगी। जो भी उसकी सज़ा या जो भी उस पर जुर्माना लग सकता है तो वो ट्रिब्यूनल हैज़ ए राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेक्शन 147 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स कंटेंट्स ऑफ रिप्लाई। In addition to dismissal of the election petition, the respondent may claim costs of proceedings as well as award of special costs if the election petition is held to be under section 147 subsection 3। ठीक है, अगर इसको डिसमिस कर पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है तो रिस्पोंडेंट जो है इसके लिए कास्ट जितनी भी उसकी हुई है उसकी प्रोसीडिंग पे तो वो कास्ट क्लेम कर सकती है। और इसी तरह अगर वो जो पिटीशन जो फिरोविलिया से या वैक्सीया से, ठीक है ना, मैंने किसी के शख्स के इज्जत नफ्स के खिलाफ थी या उसकी रिपुटेशन को जो है हर्ट करने वाली तो इस सूरत में अगर पिटीशन डिसमिस हो जाती है तो फिर वो जो पिटीशन या जो रिस्पोंडेंट है वो इसकी कास्ट को भी क्लेम कर सकता है। सेक्शन 148 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोसीजर बिफोर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर ट्रायल ऑफ पिटीशंस। ठीक है, ट्रायल ऑफ पिटीशंस के लिए कैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है तो ये इसमें 148 सेक्शन हमें बताता है, जो डिस्कस करता है। सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एंड द रूल्स द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी एज नियरली एज पॉसिबल in accordance with the procedure applicable under dash to the trial of suits and कानून शहादत ऑर्डर 1984 प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर X ऑफ 1984। ठीक है, तो पिटीशन को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा या उसका ट्रायल कैसा होगा तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के सिविल सूट्स के ट्रायल होते हैं या कानून शहादत के तहत जितने भी ट्रायल होते हैं उसी के प्रोसीजर के तहत, जिसको हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं, उसी के तहत ये जो है इनका इलेक्शन पिटीशंस का ट्रायल होता है। सेक्शन 149 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स अमेंडमेंट ऑफ पिटीशन। ठीक है, तो पिटीशन में अमेंडमेंट भी हो सकती है सेक्शन 149 के तहत। The dash may at any time before the commencement of recording of evidence direct allow the petitioner to dash the election petition in such manner as may in its opinion under section 149 subsection 1। ठीक है, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो किसी टाइम भी जो है पिटीशन के
इलेक्शन पिटीशन को रिकॉर्ड करने से पहले या उसकी एविडेंस सुनने से रिकॉर्ड करने से पहले पिटीशनर को ये कह सकती है कि आप जो है इलेक्शन पिटीशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 141 के सब सेक्शन 1 के तहत। The trial of an election petition shall be held at such place or places as the tribunal may think fit under section 150। ठीक है, ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन किसके तहत किस सेक्शन के तहत होता है? तो ये सेक्शन होता है 150 के तहत, और इसके मुताबिक जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी जगह पे या किसी भी एक जगह पे या किसी भी जगह पे कई जगहों पे जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है एक पिटीशन का ट्रायल ले सकता है या कर सकता है। सेक्शन 151 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 प्रोवाइड्स पावर टू ट्रांसफर पिटीशन। ठीक है, ये पावर से रिलेटेड है कि 151 सेक्शन के तहत अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल चाहे तो एक पिटीशन को एक जगह से एक बार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी मेथड है कि वो जो है रिस्पोंडेंट या पिटीशनर की तरफ से रिक्वेस्ट है या जो खुद ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इसको एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सेक्शन 151 हमें बताते हैं। The Desh may at any stage on its own motion or on an application of a party and for reason to be recorded transfer an election petition from one election tribunal to another election tribunal under section 151 subsection 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कमीशन जो है किसी भी स्टेज पे या जो है किसी भी एप्लीकेशन किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के थ्रू जो है इलेक्शन पिटीशन को एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर सकता है अंडर सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 के तहत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने याद रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन 152 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स एडवोकेट जनरल टू असिस्ट द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये एजी से रिलेटेड है कि अगर सूबे में कहीं भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को किसी भी असिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो एडवोकेट जनरल जो है वो उस इलेक्शन पिटीशन में या किसी भी केस में जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को असिस्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। The day shall for a province shall if an election tribunal requires assist the tribunal at the hearing of an election petition in such manner as it may require under section 151 subsection 1। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल जो है सूबे का जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अगर ज़रूरत पड़ती है मदद की तो या असिस्ट की तो वो जो है हियरिंग के दौरान जो एडवोकेट जनरल भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो इसी मैनर में जो है जो उसकी हेल्प करेंगे या असिस्ट करेंगे जिस तरह के इलेक्शन सेक्शन 151 सब सेक्शन 1 में बताया गया है या रिक्वायर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन मेक एन ऑर्डर। ठीक है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी इलेक्शन पिटीशन के ट्रायल के बाद अगर उसने कोई कंक्लूजन या डिसीजन देना है तो वो डिसीजन किस किस्म का ऑर्डर हो सकता है? तो वो हो सकता है कि वो पिटीशन को डिसमिसिंग द पिटीशन वो पिटीशन को डिसमिस कर दे, डिक्लेयरिंग कर दे एक पिटीशन को जी द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स टू बी वाइड एंड कॉल फॉर फ्रेश पोल इन वन और मोर पोलिंग स्टेशन। ठीक है, तो ये भी ऑर्डर दे सकती है डिक्लेयरिंग। पर सबसे पहले क्या कर सकती है जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के डिसमिसिंग द पिटीशन को डिसमिस कर दे या डिक्लेयर कर दे कि नंबर 1 द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स टू बी वाइड। ठीक है, कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके इलेक्शन को क्या कर दे वाइड करा दे। ठीक है ना, उसको उसको कह के जी ये अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्शन नहीं हुए लिहाजा ये इलेक्शन दोबारा कराए जाए। ठीक है, नंबर 2 पे क्या हो सकता है द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स टू बी वाइड एंड द पिटीशन और एनी अदर कंटेस्टेंट कैंडिडेट टू हैव बीन इलेक्टेड। ठीक है, इसी तरह पे जो है जो रिटर्न कैंडिडेट के इलेक्शन को वाइड करा दिया सकता है या किसी पिटीशनर को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की प्लेस पे जगह पे। द इलेक्शन एज ए होल टू बी वाइड एंड डायरेक्टिंग दैट फ्रेश इलेक्शन बी हेल्ड इन इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, या तमाम इलेक्शन जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी उसको जो वाइड करा दिया जा सकता है और फ्रेश पोल का भी कहा जा सकता है। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की ये पावर है कि वो किसी भी इलेक्शन पिटीशन के ट्रायल के बाद अगर उसने कंक्लूजन देना है तो वो जो भी ऑर्डर इशू करेगी वो इस सूरत में हो सकता है वो इस पिटीशन को क्या डिसमिस कर दे या उसको डिक्लेयर कर दे कि इलेक्शन जो है ये वाइड हैं, ये दोबारा कराए जाए, जो रिटर्न कैंडिडेट्स है उसकी जगह पे कोई और पर्सन जो है नॉमिनेट कर ले, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल कर सकते हैं जी।
Next is the decision of an election tribunal on an election petition shall be dash under section 144 subsection 2 of the Elections Act 2017 provides। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो होगा वो फाइनल फैसला होगा अंडर 144 सबसेक्शन 2 के तहत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि जो भी इलेक्शन पिटीशन के अगेंस्ट या फेवर में जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला दोगी वो फैसला फाइनल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी सेक्शन 155 ऑफ द इलेक्शन 2017 प्रोवाइड्स अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ठीक है, कि आप अपील कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अगर कोई फैसला दे दिया है आपके अगेंस्ट, तो आप इसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील आप किसके सामने पेश कर सकते हैं, तो ये भी प्रोसीजर बताया गया, तो ये आप देख लें, इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ एनी पर्सन aggrieved by the final decision of the dash in respect of an election petition challenging election to an assembly or senate may return within dash days of the date of the decision appeal to the Supreme Court। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर कोई शख्स जो है एग्रीव्ड है, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वो समझता है कि मेरे साथ जो है सही फैसला नहीं दिया गया, तो इस सूरत में जो है अगर वो इलेक्शन पिटीशन रिलेटेड है असेंबली या सेनेट से, तो फिर तो जो इलेक्शन पिटिशनर है वो 30 दिन के अंदर जो है अपनी अपील इस फैसले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी कि अगर इलेक्शन पिटीशन असेंबली या सेनेट से रिलेटेड है तो वो सिर्फ जो इलेक्शन पिटीशन के अगेंस्ट जो भी डिसीजन उसने दिया उसके खिलाफ जो भी अपील होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनी पर्सन aggrieved by the final decision of the dash in respect of an election petition challenging election to an local government may within dash of the date of the decision appeal to the high court under section 155 subsection 2। ठीक है, इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फैसला दिया है और उस फैसले के खिलाफ अगर हमने इलेक्शन पिटीशन दर्ज करनी है और वो इलेक्शन पिटीशन रिलेटेड टू है लोकल गवर्नमेंट से, तो वो आप उसके खिलाफ जो अपील करेंगे वो करेंगे ये हाई कोर्ट में करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ जो भी अपील करेंगे वो करेंगे हाई कोर्ट के अंदर में करेंगे और अंडर सेक्शन 155 के सब सेक्शन 2 के तहत करेंगे। Next is section 156 of the Election Act 2017 provides ground for declaring election of written candidates वाइड। ठीक है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी रिटन कैंडिडेट के इलेक्शन को वाइड करने के लिए उसके लिए ग्राउंड्स क्या होने चाहिए। ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्ट और फिगर्स को देखा जाए जिसकी बेस पे जो है हम उस इलेक्शन को जो है या जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उस रिटन कैंडिडेट के इलेक्शन को वाइड करार दे सके। ठीक है, तो ये ग्राउंड्स के बारे में बता दिए कि कौन से ग्राउंड्स देखे जाते हैं, कौन से फैक्ट्स और फिगर को कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपने तौर पे भी उसको डेटा को कलेक्ट करती है और जो है पिटिशनर या रिस्पोंडेंट जो जमा कराते हैं उसके जरिए भी उस तमाम ग्राउंड्स को देख के वो इसके बाद रिटर्न करने के इलेक्शन को वाइड करार देती है। तो ये 156 के तहत होता है इलेक्शन, सेक्शन 156 के तहत। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स टू बी वाइड इफ रिटर्न कैंडिडेट्स डैश। ठीक है ना, तो अंडर सेक्शन 156 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी इलेक्शन पिटिशनर को किसी भी रिटर्न कैंडिडेट के इलेक्शन को जो वाइड करार दे सकते हैं इफ जो है रिटर्न कैंडिडेट क्या हो कि नॉमिनेशन वाज इनवैलिड। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल देखते हैं जो रिटर्न कैंडिडेट है उसकी नॉमिनेशन जो हुई थी वो इनवैलिड हुई थी, तो इस सूरत में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उस रिटर्न कैंडिडेट के इलेक्शन को वाइड करार दे सकती है। इसी तरह नंबर बी पे है जी रिटर्न कैंडिडेट्स वाज नॉट क्वालिफाइड फॉर और डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर। ठीक है, कि वो रिटर्न कैंडिडेट जो था वो क्वालिफाइड ही नहीं कर रहा था या उसको डिसक्वालीफाई था एज ए टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर।
नंबर 30 जी द इलेक्शन हैज बीन प्रोक्योर्ड और इंड्यूस्ड बाय एनी करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इस सूरत में जो है अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये देखती है कि जो इलेक्शन को जो है प्रोक्योर कर गया या उसमें जो इलीगल प्रैक्टिसेस अप्लाई किए, इस सूरत में भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी रिटर्न कैंडिडेट्स के इलेक्शन को वाइड करार दे सकती है अंडर सेक्शन 156 के तहत। लास्ट है जी डी करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये अगर पता चल जाता है कि रिटर्न कैंडिडेट्स जो भी है उसने एक करप्ट या इलीगल प्रैक्टिसेस अप्लाई की हैं या उसने कमिट की हैं, तो इस सूरत में भी रिटर्न कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो वाइड करार दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी इफ द contravention or corrupt or illegal practices is proved at a polling station, the DESH may while declaring election of the return candidates void direct at the polling station। ठीक है, वो कहते हैं इसमें हम ये है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे पता चल जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को किसी भी सोर्सेज के जरिए कि ये इस पोलिंग स्टेशन में जो है प्रैक्टिसेस अप्लाई किए गए हैं या वो उस पर वो प्रूफ हो गया, तो इस सूरत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है रीपोलिंग का फौरन ही आर्डर देगी कि इस पोलिंग स्टेशन में जो है इलेक्शन दोबारा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी सेक्शन 159 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स डिसीजन इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, 159 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमें बताता है कि अगर दो रिटर्न कैंडिडेट्स के वोट्स जो है वो इक्वल आ जाते हैं तो इस सूरत में डिसीजन कैसा होना चाहिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैसे डिसीजन करेगी, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि in case of election to an assembly there is equality of votes between two contesting candidates, the DESH shall declare both the candidates as a DESH and each of them shall be entitled to represent his constituency in the assembly of its term of half of its term of office। ठीक है, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी असेंबली के इलेक्शंस में दो कैंडिडेट्स के वोट इक्वल हो जाते हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है दोनों कैंडिडेट्स को रिटर्न कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेगी और दोनों कैंडिडेट्स जो हैं अपनी कंस्टिट्यूशन के जो हाफ ऑफ टर्म जो है अपने ऑफिस का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेयर देयर इज इक्वलिटी ऑफ वोट्स अमंग मोर देन टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल डैश ऑर्डर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन अ डेट टू बी डिटरमाइंड बाय द डैश बट नॉट लेटर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 159 सब सेक्शन 6। ठीक है, इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स इक्वल आ जाते हैं तो इस सूरत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है कमीशन जो है फ्रेश इलेक्शन डिक्लेयर करेगा दोनों कैंडिडेट्स के से। इस सूरत में किसी भी को भी एक से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स करने अगर इक्वलिटी आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है फ्रेश का इलेक्शन कॉल करता है, तो इनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया जाता मोर देन टू जो है इक्वलिटी अगर आ जाती है कैंडिडेट के वोट्स में। This is the end of video. Thanks for watching. God bless to all. Allah Hafiz.